हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो ये जो लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने सेल साइकिल और माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने माइटोसिस की अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, माइटोसिस की स्टेजेस क्या होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और प्रोफेज से पहले एक और स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज, जहां पे सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए सारी प्रिपरेशंस कर रहा होता है, पर जो एक्चुअल डिवीजन होती है वो होती है एम फेज में, यानी कि माइटोटिक फेज में। ठीक है, तो जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइडेड होता है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेज की आपने देखी थी फेजेस कौन कौन सी होती है? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, और उसके बाद होता है एम फेज। आइए अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की क्या स्टेजेस होती थी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये दोबारा हम सेल साइकिल के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो सेल साइकिल होता है वो दो स्टेजेस में होता है, इंटरफेज और दूसरी फेज कौन सी होती है? एम फेज, ऑल्सो नोन एज दी माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज है, इसकी क्या सब स्टेजेस होती हैं? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एम फेज की भी दो सब स्टेजेस होती हैं, या ये दो पार्ट्स में होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। और कैरियोकाइनेसिस की क्या स्टेजेस होती थी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम सबसे पहले साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मियोसिस के बारे में। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस होता है, मैंने आपको बताया, ये जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, ठीक है, इनमें साइटोकाइनेसिस का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म होता है उसे हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। और जो एनिमल सेल होता है इसमें, ठीक है, हम बोलते हैं फरो मेथड। ठीक है, इसमें एक फरो बनती है, इसे हम बोलते हैं क्लीवेज फरो मेथड। आइए अब हम सबसे पहले एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस मेथड के क्या बोलते हैं? फरो मेथड या क्लीवेज फरो मेथड। अब इसमें क्या होता है? तो पहले क्या होता है, एक देयर इज अपीयरेंस ऑफ फरो इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, उसमें एक फरो अपीयर होती है। ठीक है, और ये जो फरो होती है वो धीरे धीरे वो इट ग्रेजुअली डीपन्स, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आती है और अल्टीमेटली वो एक दूसरे से ज्वाइन कर देती है। ठीक है, और जब वो ज्वाइन करती है इसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो दो सेल का डिवाइड करता है, जिसकी वजह से दो सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर? अगर ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, ये एक एनिमल सेल है, यहां पे सबसे पहले क्या होता है, एक फरो डेवलप होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? एक ऐसे फरो बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये फरो जो होती है वो अंदर की तरफ मूव करती है। ठीक है,
इट ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन दी सेंटर। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये ज्वाइन करती है आपस में और जिसकी वजह से दो सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो मेथड। तो यहां पे दो आप न्यूक्लियस हैं और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर गया, जिसकी वजह से दो सेल्स बनते हैं। यहाँ पे आप न्यूक्लियस बना सकते हैं। ये एक पहले सिंगल सेल था, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर होगी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये फरो बनती कैसे है। यहां पे आप देख सकते हैं अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म्स बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब कि ये फरो कैसे बनती है। तो सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे बनती है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग किसकी बनी होती है? ये बनी होती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये बनी होती है एक्टिन और मायोसिन। तो ये जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं कहां पे मौजूद होते हैं? ये मसल सेल्स में भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है उसमें भी ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में मौजूद होते हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होनी शुरू कर देती है। ठीक है, और इस कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो अंदर की तरफ, ठीक है, वो खींचती है। ठीक है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ खींचती है एंड इट ग्रेजुअली डीपन्स और वो अल्टीमेटली आपस में ज्वाइन करती है। ठीक है, द कंस्ट्रिक्शन लीड्स टू द इनवर्ड पकरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द क्लीवेज फरो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डीपनिंग ऑफ द क्लीवेज फरो। तो पहले तो क्लीवेज फरो बनती है, वो कैसे बनती है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की मदद से। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लीवेज फरो अंदर की तरफ ग्रो करेगी। तो दोनों तरफ से, दो तरफ से क्लीवेज फरो बनती है, वो दोनों तरफ से अंदर की तरफ ग्रो करेगी। तो इसको बोलते हैं डीपनिंग ऑफ द क्लीवेज फरो। अब जो फरो है आप देख सकते हैं, द फरो कंटिन्यूज टू कॉन्ट्रिक्ट टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो वो सेंटर की तरफ जो फरो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करनी शुरू कर देती है, वो ग्रो करती है सेंटर की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इवेंचुअली पिंचिंग द सेल इनटू टू सेपरेट एंटिटीज। तो वो जो फरो है वो अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ सेल के मूव करती है और वो आपस में ज्वाइन कर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है सेल का और दो सेल्स बन जाते हैं। तो दिस डिवाइड द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनल्स बिटवीन द टू नेसेंट डॉटर सेल्स। ठीक है, क्लियर है? इसको बोलते हैं डीपनिंग ऑफ द क्लीवेज फरो। अब नेक्स्ट होता है कंप्लीशन ऑफ द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस की इसमें क्या होता है, वंस द क्लीवेज फरो हैज फुली कंस्ट्रक्टेड द सेल मेम्ब्रेन फ्यूजेस कंप्लीटिंग द सेपरेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जो सेल फरो है वो अंदर की तरफ ग्रो कर रही है और अल्टीमेटली वो फ्यूज करती है, जिसकी वजह से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसे बोलते हैं हम कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसकी वजह से क्या होता है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, जिनके पास अपना न्यूक्लियस होगा और कंप्लीट सेल्स ऑफ ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, तो माइटोसिस में आप देख सकते हैं जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो वो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होते हैं और वो पेरेंट से भी आइडेंटिकल होते हैं। इसकी वजह से जो भी यहाँ पे डॉटर सेल्स बनते हैं उसे बोलते हैं क्लोन। क्लोन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस के बाद क्या बनते हैं, आप बोल सकते हैं क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये था क्लीवेज फरो मेथड। तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो।
फॉर्मेशन ऑफ द क्लीवेज फरो। सेकंड क्या होता है? डीपनिंग ऑफ द क्लीवेज फरो। और तीसरा क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहां पे इस इमेज में आप देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है जिसकी वजह से एक क्लीवेज फरो बनता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग किसका बना होता है? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, अभी जो क्लीवेज फरो है वो अंदर की तरफ यानी कि सेल के सेंटर की तरफ मूव करती है और अल्टीमेटली ये आपस में ज्वाइन करती है। ठीक है, जिसकी वजह से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और हर एक सेल के बाद अपना एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होंगे। ठीक है, और उसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, क्लियर है ये? आइए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल प्लेट मेथड के बारे में। ठीक है, जो कि मैकेनिज्म है साइटोकाइनेसिस का प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में क्या होता है? सबसे पहले एक वॉल बनती है। अ वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोस आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में क्या हो रहा था? बाहर की तरफ से जो फरो थी वो अंदर या सेंटर की तरफ मूव करती है, पर प्लांट सेल में क्या होता है? सेंटर में एक वॉल बनती है। ठीक है, सेंटर में एक वॉल बनती है और फिर वो आउटवर्ड्स ग्रो करती है। ठीक है, तो ये एक सेल है, तो सेंटर में ये एक वॉल है, ये ग्रो करेगी और ये आउटवर्ड्स ग्रो करती है। ठीक है, ऐसे ग्रो करती है ये। ठीक है, अंटिल इट मीट्स द लैटरल वॉल। तो ये लैटरल वॉल्स है। ठीक है, ये है लैटरल वॉल्स। तो यहां पे एक वॉल बनती है सेंटर में और ये आउटवर्ड्स ग्रो करती है अंटिल इट मीट्स द लैटरल वॉल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल प्लेट मेथड में होता क्या है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैगमोप्लाज्म। तो क्या होता है यहाँ पे? माइटोसिस के कंप्लीट होने के बाद या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है, ये कहां बनता है? ये सेल के सेंटर में बनता है या हम कह सकते हैं उसके इक्वेटोरियल रीजन में बनता है। अब फ्रैगमोप्लास्ट किसका बना होता है? ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स का और कुछ प्रोटीन्स का। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वही बने होते हैं एक्टिन के। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक्टिन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इट सर्व्स एज अ स्कैफोल्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल प्लेट। ये जो फ्रैगमोप्लाज्म है ये एक स्कैफोल्ड की तरह ऐड करता है। ठीक है, जहां ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल प्लेट। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द गोल्जी वेसिकल्स। अब गोल्जी अपरेटस है या गोल्जी जो है कॉम्प्लेक्स है, उसमें से कुछ वेसिकल्स बनते हैं और इन वेसिकल्स में क्या होता है? सेल वॉल मटेरियल मौजूद होता है, जैसे कि सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज। ठीक है, तो वेसिकल्स आते हैं गोल्जी अपरेटस से जिसमें सेल वॉल मटेरियल होता है और वो कहाँ एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं? वो फ्रैगमोप्लास्ट के अराउंड एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से जो सेल प्लेट की ग्रोथ होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रैगमोप्लास्ट एक स्कैफोल्ड की तरह ऐड कर रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल प्लेट। तो क्या हो रहा है? जो गोल्जी अपरेटस होता है वहां से कुछ वेसिकल्स रिलीज होते हैं और इन वेसिकल्स में सेल वॉल मटेरियल होता है और ये फ्रैगमोप्लास्ट के जो सेंटर में है वहां एक्यूमुलेट होते हैं और ये सेल वॉल मटेरियल वहां डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है और ये जो सेल प्लेट है फिर आउटवर्ड्स ग्रो करेगी टिल इट मीट्स द लैटरल वॉल। अब नेक्स्ट स्टेप है सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है? दीज गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज एट द सेंटर ऑफ द सेल। आप देख सकते हैं ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो सेंटर जो फ्रैगमोप्लाज्मा वहां पे ये
फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं सेल प्लेट। ठीक है, एज मोर वेसिकल फ्यूज द सेल प्लेट ग्रो आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द सेल वॉल। तो बहुत सारे वेसिकल्स यहाँ पर फ्यूज करते हैं तो सेल वॉल मटेरियल यहाँ पे आता रहता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की ग्रोथ होती है। कैसे? आउटवर्ड्स, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनलार्जमेंट एंड फ्यूजन विद दी पेरेंट सेल वॉल, यानी कि विद दी लैटरल वॉल्स। तो सेल वॉल जो है वो ग्रो करती रहती है, और वो कब तक ग्रो करती है? अंटिल इट रीचेस दी दिस सेल वॉल, और उसके बाद वो फिर सेल वॉल से फ्यूज करती है, जिसकी वजह से फिर दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है? देयर इज द फ्यूजन ऑफ द सेल प्लेट विद द पेरेंट सेल वॉल। तो सेल प्लेट फाइनली पेरेंट सेल वॉल के साथ फ्यूज कर जाती है, जिसकी वजह से जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं इसकी वजह से। अब हर एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, एंड ईच डॉटर सेल इनहेरिट अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो हर एक कंपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, एंड इट इनहेरिट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड ऑर्गेनल्स। और यहां पर भी जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो आप देख सकते हैं प्लांट सेल में क्या हो रहा है। ये सेंटर में फ्रैगमोप्लाज्म बनता है। तो यहां आप देख सकते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो पहले फ्रैगमोप्लाज्म बनता है, वहां पे गोल्जी वेसिकल्स आते हैं, वो सेल वॉल मटेरियल कैरी करते हैं, जिसकी वजह से सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हैं सेकंड जो फिगर है ये, इसमें सेल प्लेट काफी बन चुकी है और ये आउटवर्ड्स ग्रो कर रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल प्लेट है फाइनली जो पेरेंट सेल वॉल थी उससे फ्यूज करती है, जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और यहां आप देख सकते हैं न्यूक्लियाई। तो हर एक सेल के पास अपना एक न्यूक्लियाई होगा और सेल ऑर्गेनल्स होंगे। आइए अब मैं आपको एक टर्म्स इंट्रोड्यूस करता हूं जिसे हम बोलते हैं सिंसिटियम। तो सिंसिटियम क्या होता है? सिंसिटियम एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल होता है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां पर मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। ठीक है, और ये मल्टीपल न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होंगे। तो इट हैज अ शेयर्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे हैं और इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं सिंसिटियम। अब देखते हैं कि सिंसिटियम बनता कैसे है। आप देख सकते हैं द फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द इंडिविजुअल सेल फ्यूज टुगेदर merging their plasma membrane and the cytoplasm but keeping their nuclei separate and intact. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? ये सिंसिटियम कैसे बनता है? जब दो अलग अलग सेल्स, ठीक है, दो सेपरेट सेल होते हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं। और फ्यूजन की वजह से क्या होता है? फ्यूजन के बाद उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मर्ज कर जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज कर जाता है। ठीक है, बट जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं करते, वो अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनता है सिंसिटियम। तो दो अलग अलग सेल होंगे, सपोज ये अलग अलग सेल थे दो, तो इनमें अपना अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये दो सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, जब ये फ्यूज करते हैं तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी मर्ज करता है और यहां पर दो न्यूक्लियस अब आ जाएंगे। एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स फ्यूज करते हैं और ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंसिटियम के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो पहले जो स्केलेटन मसल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो एक उदाहरण है सिंसिटियम का।
तो स्केलेटन मसल सेल्स में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। तो ये मायोब्लास्ट क्या क्या होते हैं? मसल सेल प्रिकर्सर्स होते हैं, मसल प्रिकर्सर सेल्स। तो इनसे मसल्स बनती हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। तो मायोब्लास्ट क्या करते हैं, ठीक है, ये आपस में फ्यूज करते हैं जिसकी वजह से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। तो मायोब्लास्ट क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज करते हैं जिसकी वजह से एक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सिंसीटियम। इसके अलावा सिंसीटियम फंगल हाइफे में भी बनता है। तो जो फंगल हाइफे क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं और ये जो फंगल हाइफे है वो फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। तो फंगल हाइफे भी एक एग्जांपल है सिंसीटियम का। इसके अलावा जो कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो भी एक उदाहरण है सिंसीटियम का। ये भी एक मल्टी न्यूक्लिएट, आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, ठीक है। हाइफे आपने देखा होगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये हाइफे है तो यहां पर इसके बीच में ये बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में। तो पहला है ग्रोथ एंड सेलुलर रिपेयर। तो माइटोसिस जो है इससे बॉडी की ग्रोथ होती है और ये सेल्स की रिपेयर में भी मदद करता है। तो आप देख सकते हैं माइटोसिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ कैसे होती है? एपिकल एंड दी लैटरल कैम्बियम की मदद से, ठीक है। और ये सेलुलर रिपेयर में भी मदद करता है, जैसे कि जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, ठीक है, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, गट की जो लाइनिंग होती है वहां के सेल्स, और कुछ ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी रिपेयर भी माइटोसिस द्वारा होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज इन्वॉल्व इन दी ग्रोथ एंड दी सेलुलर रिपेयर। और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसमें भी, ठीक है, माइटोसिस की वजह से ग्रोथ होती है, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होती है। अब दूसरा क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? इट हैज अ रोल इन रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लोअर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये कैसी होती है? इसका माइटोसिस होता है बेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आपने देखा होगा बैक्टीरिया में भी अगर हम बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो एक सेल जो होता है वो 2 सेल में डिवाइड करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन, बैक्टीरिया में जो होता है। अब यहां पे एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और ये कैसे बनते हैं? माइटोसिस से। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, आपको बता रहा था बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी वजह से ग्रोथ होती है, या हम कह सकते हैं माइटोसिस की वजह से या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? इनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। अब जो माइटोसिस है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। तो उदाहरण एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या है? वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। बडिंग है, बडिंग भी है, ठीक है, जो कि यीस्ट में भी होता है। अब अगला सिग्निफिकेंस क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रोमोसोम नंबर। तो आपको पता है जो माइटोसिस है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है वो डिप्लॉयड ही रहता है। अब देखते हैं जो क्रोमोसोम नंबर एज वेल एज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिमेन द सेम बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। तो आपको पता है अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो वो 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम रहता है, यानी कि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं,
जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड आर क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली सिमिलर टू दी पेरेंट सेल। ठीक है, यानी कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पेरेंट से बिल्कुल मिलता है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। ठीक है, अब हमने पढ़ा माइटोसिस के बारे में, हमने उसकी अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ा और हमने उसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ा। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मियोसिस से, कि मियोसिस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करूंगा, डिटेल में हम फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जो ऑस्कर हॉर्टविग था, उन्होंने सबसे पहले मियोसिस डिस्कवर किया था सी अर्चिन्स में 1876 में। ठीक है, तो और उस वक्त ऑस्कर हॉर्टविग थे, इन्होंने सी अर्चिन एग्स में मियोसिस की डिस्कवरी की थी। इसके बाद जेबी फार्मर और मोरे, ठीक है, इन्होंने जो टर्म मियोसिस है वो दिया था 1905 में। अब जो मियोसिस को है हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस होता है हमारा इक्वेशनल डिवीजन, और जो मियोसिस होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है? क्योंकि वहां पे सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है, जिसकी वजह से क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होती है, और जब क्रोमैटिड की सेपरेशन होती है तब इक्वेशनल डिवीजन होती है, और जब क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है जो कि मियोसिस में होता है तब क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसे हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, दे आर रिड्यूस टू हाफ। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से फिर या डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड कंडीशन हो जाती है। तो अगर ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड हो जाता है ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अगर 46 अगर हम ह्यूमंस की बात करें क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड सेल में, तो यहाँ पे होंगे वो 23 क्रोमोसोम। ठीक है, अब जो मियोसिस है इट एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉयड फेज। ठीक है, ये जो हैप्लॉयड फेज होती है इसको ये मेंटेन करने में मदद करता है। अब ये इसकी देख लेते हैं मियोसिस की सिमिलैरिटी क्या होती है माइटोसिस से। तो सिमिलर टू माइटोसिस इज ऑल्सो प्रीसीज एन इंटरफेज। तो आपको पता होगा माइटोसिस में क्या होता था, पहला होता था इंटरफेज, पहली स्टेज। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो पहला स्टेज होती थी इंटरफेज और दूसरी क्या होती थी, एम फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज भी। अब आप देख सकते हैं मियोसिस में भी माइटोसिस की तरह इंटरफेज होता है पहले। ठीक है, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टेजेस स्टार्ट होगी। यानी कि कैरियोकाइनेसिस से पहले एक स्टेज होती है इंटरफेज। ठीक है, पर मियोसिस में दो इंटरफेज होती है, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिमिलर टू माइटोसिस मियोसिस ऑल्सो प्रीसीज एन इंटरफेज, और इंटरफेज के दौरान क्या होता है, जो डीएनए की क्वांटिटी में वृद्धि होती है, वहां पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और जो सेलुलर कंपोनेंट्स है वो भी डबल हो जाते हैं। तो डीएनए और जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो भी डबल हो जाते हैं। अब जो मियोसिस है वो कहाँ होता है? मियोसिस ज्यादातर जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, जिसको हम जर्मिनल सेल्स भी कह सकते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये कब होता है? ये गैमीटोजेनेसिस की दौरान होता है। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पे जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयड। जर्मिनल सेल्स या जो जर्म सेल्स हैं ये होते हैं डिप्लॉयड, और इनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं और वो क्या बनाएंगे? गैमीट्स। ठीक है, जो कि होते हैं हैप्लॉयड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो मियोसिस जो होता है वो गैमीटोजेनेसिस के दौरान होता है।
अब जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और जो जर्म सेल्स है, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स। तो मैंने आपको समझाया कि जो जर्म सेल्स होते हैं इनमें मियोसिस होती है, जिसकी वजह से गैमीट्स बनते हैं। अब ये जो जर्म सेल्स होते हैं, दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड यूनाइट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द ऑफरिंग्स। तो ये जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, जो गैमीट्स बने जो कि हैप्लॉइड हैं, उनमें दे कैरी द जेनेटिक मटेरियल, और उसके वजह से और उसके बाद वो जो दो गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, वो आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो गैमीट्स जो होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जो मियोसिस है उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहां पर 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो 2 होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। यहां पे इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, और 2 साइकिल्स होती हैं सेल डिवीजन की यानी कि साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होती है, जो कि कहाँ होती है? इंटरफेज 1 में। तो यहाँ पे 2 इंटरफेज होते हैं। जो पहला इंटरफेज होता है वहीं डीएनए रेप्लिकेशन होती है। इंटरफेज 2 में, जिसको हम इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं, वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब ये है मियोसिस की स्टेजेस। आप देख सकते हैं मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 की स्टेजेस हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। मियोसिस 2 की स्टेजेस हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो इन सब स्टेजेस के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा कि साइटोकाइनेसिस कैसे होती है माइटोसिस के दौरान, ठीक है, और या साइटोकाइनेसिस इन जनरल कैसे होती है, सेल डिवीजन कैसे होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन कब होती है? कैरियोकाइनेसिस के बाद, ठीक है। तो मियोसिस में भी ये होगी साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस के दौरान भी साइटोकाइनेसिस इसी प्रकार से होती है। इसके बाद मैंने आपको मियोसिस का इंट्रोडक्शन दिया, और मियोसिस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।